नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIE 142 के चैप्टर नंबर 3 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनो। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ो। आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जापान पर साम्राज्यवादी ताकतें हावी हो रही हैं और ऐसे में किस प्रकार से ब्रिटेन और फ्रांस जापान की आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाना चाह रहे हैं। देखो, मुद्दा पता क्या था? मुद्दा ये था कि जापान में ना माहौल जो था वो थोड़ा सा मतभेदों वाला था। उसका रीजन ये था, सत्ता पर तोकुगावा वंश का शासन था और तोकुगावा जो था ये एक तरीके से इनने सम्राट की सत्ता को क्या कर दिया था, सम्राट की सत्ता को नाम मात्र कर दिया था। तो जापान में कुछ लोग ये चाहते थे कि सम्राट की सत्ता फिर से वापस आए, जबकि कुछ लोग ये चाहते थे कि जिस टाइप से शासन चल रहा है उस टाइम से बाकुफू शासन चलता रहे। बाकुफू शासन क्या था? इसमें एक केंद्रीय सरकार होती थी जो कि एक सेनापति की होगी, जिसमें तोकुगावा का जो परिवार था ये शासन कर रहा था, और बड़े बड़े सामंत होंगे जिन्हें हान कहा जाएगा, जिसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। इसके साथ साथ एक वर्ग और था जापान में, दाइमो। दाइमो जो थे वो सैनिक वर्ग थे और ये लगातार असंतुष्ट थे। तो चाहे दाइमो की बात करो, चाहे आप बाकुफू की बात करो, और चाहे आप बात करो किसकी, हानो की, जो बड़े बड़े सामंत थे, इनके बीच में ना एक संघर्ष चल रहा था, क्योंकि हर एक बंदा ना अपनी अपनी सत्ता हासिल करना चाहता था। और उधर जो सम्राट के समर्थक थे वो चाहते थे कि सम्राट को वास्तव में पावर मिल जाए। तो इस प्रकार से जो जापान की राजनीतिक क्रम था, राजनीतिक जो घटनाएं थी, वो इस प्रकार से घट रही थी कि जापान में मतभेद बहुत ज़्यादा हो गए थे। किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल था। दाइमो ये चाहते हैं कि सम्राट की सत्ता आ जाए, उधर हान ये चाहते हैं, यानी कि बड़े बड़े सामंती ये चाहते हैं कि पावर उनके पास आ जाए। इधर तोकुगावा जो परिवार है, उन्होंने जो बाकुफू व्यवस्था शुरू करी है, उस बाकुफू व्यवस्था में वो चाहते हैं कि वो शीर्ष पर वो बने रहें। और उधर जो विदेशी ताकतें हैं, साम्राज्यवादी ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि वो जापान पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लें। ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस एक अलग तरीके की नीति अपनाएंगे और ब्रिटेन और फ्रांस ना जापान के मतभेदों को हवा देंगे, ताकि ना ये जो जापान के मतभेद हैं ये उस मतभेदों में उलझ जाएं और जापान में गृह युद्ध टाइप से चीज़ें हो जाएं, और ब्रिटेन और फ्रांस अपने अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट लें। इधर फ्रांस लगातार जापान को कर्जा देगा और बाद में वो उसका प्रॉफिट लेना चाहेगा। इधर ब्रिटेन भी बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेगा, कर्जा देगा और वो अपना प्रॉफिट लेना चाहेगा। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो प्रतिद्वंदता चली जापान को लेकर, इसे ही हम आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदता के नाम से जानते हैं। तो जापान में ब्रिटिश ये चाहते हैं कि वो कंट्रोल कर लें और फ्रांसीसी ये चाहते हैं कि ये कंट्रोल कर लें। ऐसे में दोनों जो एक दूसरे के विरोधियों को समर्थन देंगे, इसी को ही हम आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदता कहेंगे। जैसे कि देखो, अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारत के इतिहास में इन्होंने क्या करा। फ्रांसीसी आए, उन्होंने यहाँ के राजाओं को भड़काया एक दूसरे राजाओं के खिलाफ, उधर अंग्रेजों ने करा तो उन राजाओं की सेना में अपनी सेना रखकर इन्होंने युद्ध लड़े। बिल्कुल ऐसे ही जापान में भी करेंगे। अब देखते हैं आपकी किताब क्या कहती है, यानी कि ये पैराग्राफ हमें इसी बारे में बता रहा है। तो देखो, अब तक जापान की बात करो तो जापान में अमेरिका, रूसी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ये सब आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो फ्रांसीसी आएंगे, इनकी चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी। जो फ्रांसीसी हैं ना, ये बाकुफू की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि पावर किसके पास है, बाकुफू के पास है। और अगर फ्रांसीसी बाकुफू को अपने अंडर में ले लेते हैं तो फ्रांसीसियों को जापान में व्यापार करने की भी इजाज़त मिल जाएगी। इसके साथ साथ वो उनके सैनिक मामलों में भी हस्तक्षेप करेंगे, राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए फ्रांसीसी ज़्यादा चालाक थे और फ्रांसीसियों ने क्या करा, बाकुफू को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और उन्होंने बाकुफू को पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए आर्थिक ऋण भी दिया और इसके साथ साथ सैन्य सहायता देने का ही वचन किया। तो उधर ब्रिटिश जो थे, इन्होंने सत्सुमा चोशु को समर्थन दिया, जो कि एक बहुत बड़े सामंत थे। फ्रांसीसी संबंध जो थे जापान के 1864 में शुरू हुए, जब एक बाकुफू अधिकारी को फ्रांस के पेरिस भेजा गया, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बाकुफू अधिकारी को भेजा गया, और वहीं फ्रांस से लियोन रोशे नाम का एक बंदा जापान में आया, और यहीं से जापान और फ्रांसीसियों के संबंध जो है मजबूत हो गए। फ्रांसीसी संबंध 1864 में हुआ। ठीक है भाई। फ्रांसीसियों की बात करें तो उन्होंने दूसरी पश्चिमी ताकतों के साथ मिलकर काम करने के बजाय एक स्वाधीन फ्रांसीसी नीति का पालन शुरू करा। यानी कि फ्रांसीसी चाहते, तो जिस प्रकार से रूस अमेरिका व्यापार कर रहे थे, ब्रिटेन व्यापार कर रहा था, ये चाहता ना फ्रांस, तो उनके साथ मिलकर आराम से जापान को लूटता रहता। लेकिन फ्रांस ये चाहता था कि वो पूरे जापान को अकेले लूटे। इसलिए फ्रांस ने ना एक अलग स्वतंत्र नीति का पालन किया। उसने पता है क्या करा, उसने कहा कि जापानी लोग जो विदेशियों पर हमले करते हैं, जापानी लोग जो विदेशियों के जहाज़ों को डुबो देते हैं, जापानी लोग जो विदेशी अधिकारियों की हत्या कर देते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम आपको समर्थन देते हैं। तो एक जगह थी योकोसुका। योकोसुका में फ्रांसीसी ने कहा कि आप यहाँ पर शस्त्रागार बनाओ
अपने हथियार बनाओ और इसके लिए हम ऋण आपको देंगे, कर्जा आपको देंगे। इस प्रकार से फ्रांसीसी और बाकुफू कंपनी बनाने का विचार भी किया गया। यानी कि फ्रांसीसियों ने बाकुफू को सपोर्ट किया, और बाकुफू क्या थी, बाकुफू एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिसकी चर्चा हमने लास्ट चैप्टर और लास्ट क्लास में की हुई थी। तो देखो भाई, इस किताब की एक बात है, इस किताब में अगर आपने ना एक भी लेक्चर छोड़ा तो आप ये मान के चलो आगे चीज़ें आपको समझ में आने वाली नहीं हैं। तो क्योंकि ये पूरी पूरी किताब ही जापान के इतिहास के बारे में बता रही है और एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, इसलिए एक एक लेक्चर ध्यान सुनो और जो वर्ड्स है ना उन्हें लिख लिया करो, जैसे बाकुफू क्या है, हान क्या है, ये सब चीज़ें मैं पहले से बताता हुआ चल रहा हूँ, तो हर लेक्चर में बताऊंगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखें। तो आगे देखो क्या हुआ। अंग्रेज हान को समर्थन दे रहे हैं और जो फ्रांसीसी हैं वो बाकुफू को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में हान और बाकुफू के बीच में मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1866 में बात करें तो एक ब्रिटिश अधिकारी था, इसने बहुत सारे लेखों का जापान में ट्रांसलेशन किया, क्योंकि वो इस लेख के माध्यम से जापान में एक बौद्धिक लहर लाना चाहते थे। जापान धीरे धीरे आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच के संघर्ष का एक अखाड़ा बन गया और धीरे धीरे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही यहाँ पर घुसपैठ करने लगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जापानी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, जापानी लोगों को ये बात समझ में आ रही थी। जैसे कि एक अधिकारी था जिसका नाम था कस्सू कैशू, और ये बाकुफू का एक अधिकारी था। तो बाकुफू का एक अधिकारी जो केसु कैशू था, इसने पता है क्या कहा था, इसने कहा था देखो भाई, फ्रांसीसियों से भी दूर रहो, ब्रिटिश से भी दूर रहो। पता है क्यों? क्योंकि इंग्लैंड एक भूखा चीता है जो हम पर टूट पड़ेगा और हमें खा जाएगा। लेकिन अगर तुम फ्रांस को साथ दोगे ना, तो फ्रांस एक भूखा भेड़िया है जो हमारी हड्डी तक चाट जाएगा। तो यानी कि फ्रांस की तुलना तो उसने भूखे भेड़िए से करी, और ब्रिटेन के जो है कंपैरिजन उसने किससे किया, भूखे चीते से। तो इससे पता चलता है कि कुछ लोग थे जो बौद्धिक थे, जिनको पता था कि ये दोनों हमें लड़वा रहे हैं। तो विदेशियों की जापान के अंदर यात्रा, मिशनरी गतिविधियां भी समस्या खड़ी कर रही थी। अभी जो विदेशी आ रहे थे इनकी समस्या पता बड़ी सबसे बड़ी बात क्या थी? देखो सबसे बड़ी बात यह है, इंसान अगर खाए कमाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इंसान दूसरे के धर्म में भी हस्तक्षेप करने लग जाता है, वो दूसरे के धर्म को परिवर्तित करने लग जाता है, वो अपना धर्म वहाँ पर फॉलो करवाने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अभी जो बाहर से लोग आए, ये ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, इन्होंने पता क्या करा, अपनी ईसाई मिशनरियाँ यहाँ पर लगा दी काम पर कि भैया लोगों को ईसाई धर्म में क्या करो, आप धर्मांतरित करने लग जाओ, और मामला यहीं से हो गया। क्योंकि सॉफ्ट सा एक एजेंडा था कि मदद करो और धर्म परिवर्तन करवा दो। तो 1867 तक जापान की बात करें तो जापान इन सब चीज़ों को समझ रहा था। तो 1867 तक राजनयिक नहीं बल्कि तकनीशियन और मिशनरी भी जापानी क्षेत्रों में आने लगे। तो ह्योगो और ओसाका के खुलने के बाद ये आवाजाही और बढ़ गई, और बकुफू ने निर्देश भी जारी कर दिया। तो उन्होंने निर्देश पता है क्या जारी करा? देखो बकुफू को भी समझ में आ रही थी ये बात कि धीरे धीरे कैसे जापान की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इन लोगों ने कहा देखो भाई, विदेशी आ रहे हैं, अगर यात्रा कर रहे हैं तो आने दो, उन्हें थिएटर में बैठने दो, उन्हें रेस्टोरेंट में बैठने दो। लेकिन जैसे बाकुफू ने ये घोषणा करी, इसके बाद तो भाई जापान में हिंसा की घटनाएं हो गई, क्योंकि जनता ये चाहती थी कि विदेशी आ रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आके हमारी संस्कृति को क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? तो अब भी ना जापान की जो देशी जनता थी वो जापान में विदेशियों के घुसने को स्वीकार नहीं कर पाई थी। अब विदेशियों पर आक्रमण होने लगा। अब विदेशियों पर आक्रमण होने लगा तो फ्रांस के लोग अगर मर रहे हैं, ब्रिटिश लोग अगर मर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, अब हर जाने की डिमांड करेंगे कि भाई हमें तो अब क्या चाहिए, मुआवजा चाहिए, हमारा बंदा मरा है, हमें पैसे चाहिए। अब धीरे धीरे करके बाकुफू पर ना बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा। जापान के खोले जाने का मतलब ये नहीं था कि ईसाई धर्म को भी आने की अनुमति होगी। तो क्या हुआ, बाकुफू ने धर्म पाबंदी जारी कर दी। उन्होंने कहा ना, देखो व्यापार करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धर्म पे मामले को टांग मत अड़ाओ। विदेशियों की रिहाई से बढ़ती गई और ईसाई धर्म के पालन की संदिग्ध बंदरगाहों में अनुमति भी दे दी गई। धीरे धीरे करके ईसाई मिशनरी यहाँ पे आने लगे, और पाबंदियों के बावजूद भी इन्होंने अपना घिनौना खेल जारी रखा और धर्म प्रसार के लिए कदम उठाए। फ्रांसीसी मिशनरियों ने 1865 में नागासाकी में एक चर्च भी शुरू कर दिया, और उन्होंने जापानियों को उसमें आने की अनुमति भी दे दी, और ये जापानी खुलेआम इस धर्म को मानने भी लगे। एक जापानी अधिकारी ने फ्रांसीसी प्रतिनिधि लियो रोशे से लिखकर शिकायत की कि मिशनरी गांव में प्रचार कर रही है, लोगों के घरों में रह रही है, सोना चांदी इकट्ठे कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां अव्यवस्था फैला रही हैं, इसलिए उन्हें रोक दो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे में जो ये धर्म वाला मामला आया, इसने कहीं ना कहीं जनता को साम्राज्य की ताकत के खिलाफ क्या कर दिया, विरोधी बना दिया। समस्या सिर्फ इतनी सी नहीं थी, समस्या और आगे बढ़ गई जब जापान में इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल गिर गई। आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और विदेश विरोधी भावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी जापान के लोगों में। 1857 तक जाओगे आप तो विदेशी ताकतें जो थी वो आंतरिक प्रतिद्वंदता में गहरे तौर पर शामिल हो चुकी थी। उधर ब्रिटिश जो थे वो आंतरिक मतभेदों को हवा दे रहे थे, और फ्रांसीसी भी अपने लाभ के लिए आंतरिक मतभेदों को हवा दे रहे थे। जापान में एक खतरनाक स्थिति सी हो गई, जापान ना बिल्कुल गुलाम बनी जाता, उपनिवेशवाद का शिकार हो ही जाता, अगर जापान के लोग समय रहते नहीं सचेत देते। देखो भारत समय रहते नहीं सचेत पाया, भारत समय रहते होश में नहीं आ पाया, इसलिए भारत गुलाम बन गया। लेकिन जापान के लोग भी बिल्कुल इसी लपेटे में आ रहे थे, जापान के लोग भी उपनिवेशवाद के शिकार हो जाते।
क्योंकि जापान पर भी विदेशी व्यापार के लिए संधियां हो रही थी। जापान में भी अव्यवस्था फैल रही थी। सूती कपड़े जैसे सस्ते बने सामान प्राचीन काल से चले आ रहे इस स्वदेशी उद्योग को बढ़ा रहे थे, यानी कि जापान का जो स्वदेशी उद्योग था, जापान का जो अपना उद्योग था, उस उद्योग को धीरे धीरे गिराया जा रहा था। और बाहर से जो मशीनों से बने कपड़े थे वो जापान में बेचे जा रहे थे। जापान के अलावा यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर यहाँ से सोना ले जाया जाता था और चांदी दी जाती थी। ये जो विदेशी थे ये पता है क्या बाहर व्यापार करते थे, तो पता है क्या करते थे, 15:1 में व्यापार करते थे। यानी 15 रेशो में वो चांदी देते थे तो 1 रेशो में वो क्या लेते थे, सोना। लेकिन उन्होंने पता है जापान में क्या करा, जापान में उन्होंने 6 रेशो में चांदी दी और 1 रेशो में उन्होंने सोना लिया। इस प्रकार से जापान में ना धीरे धीरे करके सोने की कमी होती गई और चांदी की भरमार हो गई, जिससे कि वैसे जापान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर गई, लड़खड़ा गई। जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इधर किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, शहरों में अशांतियां हो गई और जापान की जो अर्थव्यवस्था और समाज था वो तनाव में गुजरने लगा। तो इस प्रकार से जो जापान की आंतरिक राजनीति थी वो समस्याओं में आने लगी। उसका बड़ा कारण ये था कि जो ये ब्रिटिश थे, जो ये फ्रांसीसी थे, ये बड़े पैमाने पर जापान का आर्थिक दोहन करने लगे। अब ऐसे में भैया जो जनता थी वो सोच रही थी इस सबका जिम्मेदार कौन है, बाकुफू, क्योंकि देश को तो कौन चला रहा है, बाकुफू। तो ऐसे में अलग अलग इतिहासकार हालांकि अलग अलग चीज़ें कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जापान का पहले जो था व्यापार वो बंद व्यापार था, बंद अर्थव्यवस्था वाला देश था। तो जापान का जो बंद अर्थव्यवस्था वाला देश था इसी वजह से उसे विदेशियों के बारे में पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है इस चीज़ पर ध्यान दो। खैर, ऐसे में जो विद्वेषवाद था ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब लोग ना विदेशों का विरोध करने लगे, विदेशियों का विरोध करने लगे। जनता अपने आप से ही खतरे से निपटने लगी। विदेशियों से कैसे निपटा जाए इसके बारे में बड़े पैमाने पर हर गली नुक्कड़ों पर बहस होने लगी। जापान कैसे अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ावा दे, किस प्रकार से वो अपनी रक्षा को बढ़ावा दे, बेहतर हथियार कहाँ से लाए, सैनिकों का आधुनिक प्रशिक्षण कहाँ से करें, स्थानीय स्तर पर हथियारों का उत्पादन कैसे हो, ये मुद्दे उठने लगे। जगह जगह पर बातचीत शुरू होने लगी कि विदेशियों को कैसे ना कैसे करके जापान से बाहर भगाया जाए। तो इस प्रकार से जापान की अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा जापान में किस प्रकार से आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिनिधित्व चल रही है, जापान आर्थिक समस्याओं से कैसे घिर चुका है, विदेश विरोधी भावनाएं क्यों प्रबल हो रही हैं, एक धर्म की वजह से और एक आर्थिक संकटों की वजह से। और ये सारी चीजें क्या करेंगी, तोकुगावा काल का पतन कर देंगी और जापान में एक नई व्यवस्था शुरू होगी जिसे हम मेजी व्यवस्था या मेजी पुनर्स्थापना के नाम से जानते हैं। मेजी पुनर्स्थापना में क्या होगा, राजा को फिर से सारी शक्तियां दे दी जाएंगी और यहाँ से राजा निरंकुश हो जाएगा और ये जापान को डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा। आज जो जापान में आप देखते हो आधुनिकीकरण, वो कहीं ना कहीं मेजी की देन है, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है। तो देखो, सन 1868 की बात है, बाकुफू की सत्ता चली गई और अब सत्ता सम्राट के हाथों में आ गई। सम्राट फिर से पावरफुल हो गया, यानी कि बीच में जो सम्राट की सत्ता तोकुगावा परिवार ने छीन ली थी, सम्राट सिर्फ नाम मात्र का सम्राट रह गया था, इस सम्राट के हाथों में सत्ता आ गई और इसे ही हम मेजी पुनर्स्थापना कहते हैं। मेजी पुनर्स्थापना में सबसे बड़ा योगदान था वो सत्सुमा और चोशु का था, जो कि आपको मैंने बताया था बड़े हान थे और इन्होंने बड़े पैमाने पर दाइमों को भी इकट्ठा किया था। इन्होंने अपना एक आदेश पत्र जारी किया और जिसके माध्यम से इन्होंने क्या करा, तोकुगावा के पद को त्याग घोषित कर दिया कि अब तोकुगावा परिवार जो है वो शासन नहीं करेगा और जो हमारा सम्राट है वही दोबारा से शासन करेगा। राज दरबार में शपथ ली गई, घोषणा पत्र जारी किए गए और फाइनली अक्टूबर 1868 में सम्राट को चीनी अक्षरों के माध्यम से, चीनी लिपि के माध्यम से एक नया शब्द दिया गया, मेजी, और इसी के आधार पर मेजी शासनकाल माना जाएगा। 1868 से लेकर 1912 तक मेजी शासन का शासन चलेगा, कहाँ पर, जापान में। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है, आर्थिक समस्याओं की वजह से, विदेशियों के अंदर आने की वजह से, धर्म में हस्तक्षेप की वजह से और जनता में विदेश विरोधी भावनाओं की वजह से तोकुगावा काल का अंत हो गया और मेजी का शासन आ गया। दोबारा से राजा जो पहले नाम मात्र का था, इस राजा के पास फिर से पावर आ गई। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो ताकि हम इस पूरी किताब की कड़ी को पूरा करवाएं। देखो भाई, आप लोगों का सपोर्ट रहता है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलती है। आप लोग देखते हो और निकल लेते हो, कम से कम चीज़ों को सपोर्ट तो करो। आगे देखो भाई, पुनर्स्थापना को जापान में इशिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, पुनर्स्थापना को, सत्ता के हस्तांतरण को किसके नाम से जाना जाता है, इशिन। इसमें बड़े बड़े अभिजात्य वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे और सत्सुमा, चोशु, हिजेन और तोसा जैसे बड़े बड़े हान थे, यानी कि बड़े बड़े सामंत थे। सामुराई भी थे, क्योंकि सामुराई ही सैनिक थे। इसके अलावा जो ग्रामीण में समृद्ध तबके थे, इन्हें भी समर्थन मिला। हाँ, और जितने भी लोग तोकुगावा के खिलाफ थे वो सब भी इसमें एक साथ शामिल हो गए, यानी कि तोकुगावा के जो खिलाफ लोग थे वो भी सम्राट की सत्ता के लिए हाजिरी देने लगे। बड़े बड़े जो हान थे उस समय के, सत्सुमा हो, चोशु हो, हिजेन हो, तोसा हो, ये सब लोग वहाँ पर शामिल हो गए। बड़े बड़े कुलीन वर्ग जो थे ये भी राजा के साथ शामिल हो गए।
इसके अलावा विदेशी दबाव के फलस्वरूप बाकुफा अपने आप को कायम करने में क्या रहा, सफल रहा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि बाकुफू पूरी तरीके से खत्म हो गया हो, तोकुगावा काल पूरी तरीके से खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उन्हें मारा नहीं गया, उन्हें खत्म नहीं किया गया, उन्हें भी अपने अधिकार को पूरी तरीके से रखने की बात की गई, लेकिन सत्ता किसके पास आ गई, सम्राट के पास आ गई। लगातार विदेशियों की संधि, बंदरगाहों को खोलने की मांग और बड़े पैमाने पर शाही दरबार को समर्थन देना, ये सब जो मुद्दा था, इस सब ने कहीं ना कहीं मेजी पुनर्स्थापना को बढ़ावा दिया और परिणाम ये हुआ कि फाइनली तख्ता पलट हो ही गया। तो ये सारे मुद्दे थे जो मेजी पुनर्स्थापना के बहुत बड़े कारण बने। अब हम बात करते हैं 1868 की। जब मेजी पुनर्स्थापना हुई तो उसका महत्व क्या बताया जाता है इतिहास में। तो 1868 में जो तख्ता पलट हुआ, सम्राट को फिर से सत्ता मिली, इसे माना जाता है एक राजनीतिक परिवर्तन, इसे माना जाता है नई सरकार का एक नया एजेंडा। ये बड़े पैमाने पर आधुनिक संवैधानिक राजतंत्र की बात करता है, जापान के लोगों के अधिकार की बात करता है और राजा को फिर से शक्ति की बात करता है। 1868 में जापान में जितनी सारी घटनाएं हुई वही जापान के आधुनिकीकरण की बात करता है। और यहाँ से एक नारा दिया गया कि भैया अपने सैनिकों को ट्रेंड करो और विदेशों में भेजो, विदेशों की नीतियों को समझो, छात्रों को बाहर पढ़ने के लिए भेजो ताकि बाहर से छात्र पढ़कर आएँ और वहाँ की जो राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, उसे यहाँ पर लेकर आएँ। और बिल्कुल यही हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी, एक नई व्यवस्था शुरू हुई, रित सूर्य व्यवस्था। रित सूर्य व्यवस्था में क्या था कि जापान के कल्चर को बढ़ावा देना है, उन सभी लोगों को बढ़ावा देना है जो जापान के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। जापान अन्य देशों का अध्ययन करेगा, पश्चिमी कल्चर का अध्ययन करेगा और पश्चिमी शिक्षा का प्रयोग जापान को उठाने के लिए करेगा। स्कूल और कॉलेजों में सिर्फ और सिर्फ जापानी कल्चर को पढ़ाया जाएगा। विदेशों से सिर्फ और सिर्फ हम वो चीज़ें सीखेंगे जो हमें आगे बढ़ा सकती हैं। तो बड़े पैमाने पर एम्बेसडर भेजे गए, बड़े पैमाने पर दूत दूसरे देशों में भेजे गए और ये दूत जिन विचारों के साथ आए, ऐसे में जापान के लिए नई नई नीतियों का निर्माण किया गया। जापान में बहुत सारी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई। शाही घराने जो पुरानी संस्था थी उन्हें लगभग खत्म कर दिया गया या फिर वेस्टर्न कल्चर के आधार पर, नई तर्ज के आधार पर इन्हें फिर से तैयार किया गया। यानी कुल मिलाकर जापान के लोगों ने पता है क्या करा, जापान में जो मेजी शासन आया इसने पता है क्या करा, इनने कहा कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें विदेशियों को अपने से दूर रखना है तो सबसे पहले हमें विदेशियों को जानना होगा और विदेशियों को जानने के लिए हमें विदेश जाना होगा। इन्होंने बड़े पैमाने पर दूत भेजे, एम्बेसडर भेजे ताकि वो उन लोगों के बारे में जान पाएं। और इन्होंने एक नारा दिया, एक समृद्ध देश और एक समृद्ध सेना। मेजी पुनर्स्थापना पर विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जापान में जो क्रांति हुई, जापान में जो बदलाव आया, जापान में जो दंगे फसाद हुए, इसकी वजह से मेजी पुनर्स्थापना हुई। कुछ लोग कहते हैं नहीं, तोकुगावा परिवार जो है बहुत लंबे समय से शासन कर रहा था, ऐसे में उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, शक्ति कमजोर हो चुकी थी, ऐसे में सम्राट की सत्ता वापस आनी ही थी। तो अलग अलग लोगों की इसमें अलग अलग राय है, कुछ राय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जापान की राय पढ़ेंगे कि जो जापान के फिलोसफर रहे हैं, जापान के जो दार्शनिक रहे हैं, जापान के जो राजनीतिज्ञ रहे हैं, जापान के जो बुद्धिजीवी रहे हैं, उन लोगों ने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक नाम है तुकुतोमा सोहो। तो तुकुतोमा सोहो एक जाने माने बुद्धिजीवी थे। इन्होंने ये कहा कि आधुनिक जापान के निर्माण में मदद मेजी नेताओं ने नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियों ने दी थी। यानी कि मेजी जो नेता थे, इन लोगों की वजह से जापान का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि उस समय की सिचुएशंस की वजह से जापान आधुनिकता की ओर आगे बढ़ा है। क्योंकि जापान जो था वो पहले से कमज़ोर हो रहा था, ऐसे में ग्रामीण नेताओं का उदय हो रहा था और इनकी शक्ति के आधार पर ही जापान की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। और आगे चलकर जिन लोगों को राजनीतिक सत्ता से वंचित रखा गया था, इन्हीं लोगों ने लहर की बात करी। क्योंकि जिन लोगों की शक्तियाँ आपने छीनी हैं वो लोग तो शक्ति वापस मांगेंगे ही मांगे ना। इसके अलावा कुछ और लोग थे, उनका तर्क ये था कि शाही जो राजभक्ति थी, यानी कि जो लोग चाहते थे सम्राट की सत्ता वापस आए, उन्हीं लोगों ने मेजी पुनर्स्थापना के लिए उत्तरदायी रहे हैं। 1920 के दशक में मेजी पुनर्स्थापना का एक प्रभावशाली विश्लेषण मार्क्सवादियों ने भी किया। क्योंकि मार्क्सवादियों ने कहा कि जापान में पता है एक सामंती व्यवस्था चल रही थी और ये जो सामंती व्यवस्था थी इसने बड़े पैमाने पर संपत्ति का एकत्रीकरण किया, जिसकी वजह से जो कमजोर वर्ग थे, किसान वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, इन्होंने बड़े पैमाने पर क्या करा, विरोध किया। और इस विरोध की वजह से ही जापान में सामंती व्यवस्था खत्म हो गई और आफ्टर पूंजीवादी यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुआ, कैपिटलिज्म शुरू हुआ। तो इस प्रकार से मार्क्सवादी विचारधारा कहती है कि गरीब लोगों के विद्रोह की वजह से यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था शुरू हुई। अब अगर हम बात करें एक और प्रभावशाली विचारक की जिसका नाम है किता इक्की, तो किता इक्की ने पता है क्या कहा। किता इक्की ने कहा कि जापान में प्रगतिशील तत्व तो थे लेकिन अतीत की बाधाएं भी थीं। यानी कि इतिहास में जो समस्याएं थीं वो तो बनी ही रहीं, हाँ, लेकिन जापान प्रगति कर रहा था। दोनों भूमिकाएं एक साथ चल रही थी। कब? मेजी पुनर्स्थापना के समय पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बहुत सारे लोगों ने जापान की राजनीति का अध्ययन किया है, तो ऐसे में और भी बहुत सारे दृष्टिकोण हमारे सामने आए हैं जो कि जापान को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ई एच नॉरमैन। ई एच नॉरमैन ने एक व्याख्या दी है
जो कि बहुत सारे विद्वान इस व्याख्या को मानते हैं। नॉर्मैन ने पता क्या कहा है, नॉर्मैन ये कहते हैं कि मेजी पुनर्स्थापना पता है कैसे हुई। मेजी पुनर्स्थापना हुई सामुराई और व्यापारियों के गठबंधन से, क्योंकि सामुराई जो थे वो निम्न सामुराई जो थे, छोटे छोटे जो सैनिक थे, इनकी स्थिति बद से बदतर थी। और व्यापारियों को उतना ज़्यादा अधिकार मिल नहीं रहा था, क्योंकि बाहरी लोग जो आ रहे थे तो जापान के जो व्यापारी थे उनके अधिकार छीन रहे थे। ऐसे में इन लोगों को घाटा हो रहा था, और इसकी वजह से जो निम्न सामुराई और व्यापार थे, इन लोगों ने गठबंधन कर लिया। परिणामतः क्या हुआ, मेजी पुनर्स्थापना हो गई। यानी कि मेजी पुनर्स्थापना के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। ऐसे एक और विद्वान है अल्बर्ट क्रैग। अल्बर्ट क्रैग ने पता क्या कहा है, अल्बर्ट क्रैग ने ये कहा है कि जो निम्न सामुराई थे यानी कि छोटे सैनिक थे, ये अर्थहीन सैनिक थे, इनके पास पैसा नहीं था। उच्च जो सामुराई थे उनकी संख्या तो कम थी लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा था। ऐसे में बड़ी संख्या में आंदोलन में निम्न सामुराई शामिल हुए, जिसकी वजह से सत्ता पलट गई। अल्बर्ट क्रैग की तरह ही चोशु के हान का अध्ययन करने वाले थॉमस ह्यूबर ने भी यही कहा है कि सामुराई की जो उनकी आय के आधार पर उसने परिभाषित किया है कि कुछ लोग ग्रामीण थे और कुछ लोग शहरी थे। इसी प्रकार से शिवाकारा ताउकुजी ने भी यही समर्थन दिया है। तो ऐसे में अलग अलग नाम आए हैं जिन्होंने जापान के बारे में अलग अलग तरीके से बताया कि भाई मोजी पुनर्स्थापना हुई तो क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, किन लोगों ने सपोर्ट करा, किन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं साधारण जनता असंतुष्ट थी तो ऐसे में उन लोगों ने विरोध किया होगा। कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं, कुछ किसान जो थे वो असंतुष्ट थे, उन्होंने किया होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो लोग राजा के राजभक्त थे उन लोगों ने किया होगा। ऐसे एक नाम और आता है मारियस जॉनसन। इन्होंने कहा है कि विदेशी हस्तक्षेप हुआ, विदेशी लोगों ने जापानी कल्चर पर प्रभाव डाला, जिसकी वजह से शायद विरोध हुआ होगा। खैर कुल मिलाकर 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके आसपास से विवाद घूमता है। पहला ये है कि मेजी इशिन यानी कि मेजी पुनर्स्थापना का उदय ये माना जाता है कि पश्चिमी साम्राज्यवाद के खतरे के विरुद्ध हुआ, क्योंकि जो पश्चिमी साम्राज्यवाद था बहुत तेज गति से फैल रहा था, और जो बाकूफी थे उनकी सत्ता धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ब्रिटिश हो, फ्रांसीसी हो, अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, ये सभी लोग जापान की जो है सत्ता को हथियाना चाहते थे। इसी वजह से लोगों ने एक परिवर्तन देखा, और वो परिवर्तन मेजी पुनर्स्थापना के लिए हुआ। यानी कि मेजी शासन के आने का सबसे बड़ा कारण क्या था, विदेशियों का जापान में आना। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, सामंतवादी शक्तियां कमजोर हो रही थी और पूंजीवादी शक्तियां बढ़ रही थी, शायद इस वजह से मेजी शासन का उदय हुआ होगा। तीसरे लोग कहते हैं नहीं, जो सामुराई लोग थे इन्होंने अपने सत्ता की बात करी, शक्ति की बात करी, और इन्होंने राजाओं को समर्थन दिया, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा। खैर कुछ भी हो, मुद्दा तो ये हुआ ना, तोकुगावा परिवार का पतन हुआ। तोकुगावा काल का जो है आंतरिक पतन हुआ, दीर्घकालीन पतन हुआ, और आगे चलकर किसी न किसी को सत्ता में आना था, और उस सत्ता इसी वजह से मेजी पुनर्स्थापना हुई। ऐसा कहना है कॉनरेड टॉटमैन का। तो ऐसे में समय समय पर देखो अलग अलग लोग आए हैं और इन लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने क्या दिए हैं, राय दी है। तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ यही बताया गया है। विश्व के संदर्भ में अगर मेजी पुनर्स्थापना देखोगे तो देखो भाई, अगर हम बात करें मेजी पुनर्स्थापना की घटना की, तो इस पर ज़्यादातर काम ना जापान में काम करने वाले विद्वानों ने किया है। दूसरे क्षेत्र के जो स्पेशलिस्ट रहे हैं उन्होंने इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा है। तो ऐसे में ना बहुत सारी चीज़ें अभी भी इतिहास के पन्नों में दबी हुई हैं। जैसे विश्व में देखोगे आप तो मैक्सिको में भी क्रांति हुई थी, लेकिन उसे दबा दिया गया। आज भी मैक्सिको एक अविकसित देश बना हुआ है। तुर्की में कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी, लेकिन आज भी तुर्की क्या है, एक गरीब देश ही बना हुआ है। एशिया में चीन की बात करो, यहाँ पर भी क्रांति हुई थी, लेकिन 1970 तक चीन भी कैसा था, बर्बादी था। लेकिन जापान में जो मेरी मेजी पुनर्स्थापना है, इसने जापान को आज इतना ज़्यादा विकसित बना दिया, इतना ज़्यादा विकसित बना दिया कि जापान आज विश्व की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में से आता है। तो इसलिए जापान का जो अध्ययन है वो एक ना बड़ा रोचक अध्ययन हो जाता है, और इसके अध्ययन पर हमें बल देना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरे देशों की बात करते हैं तो दूसरे देशों में भी क्रांतियां हुई हैं, दूसरे देशों में भी तख्तापलट हुआ है, दूसरे देशों में भी नई सरकार आई है, दूसरे देशों में भी कॉन्स्टिट्यूशन आया है, लेकिन दूसरे देश तो जापान की तरह विकसित नहीं हो पाए। तो जापान में मेजी ने ऐसा क्या किया, तो देखो इस चीज़ को हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि जापान में मेजी ने ऐसा क्या किया। कुछ लोग कहते हैं कि लोगों को बचाने से और राज्य की सेवा के लिए लोगों को सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा किया गया, क्योंकि मेजी पुनर्स्थापना का वो दौर था जिसमें समाज उथल पुथल में था। कुछ लोग कहते हैं समाज में क्रांति हुई इस वजह से मेजी पुनर्स्थापना हुई, कुछ लोग कहते हैं नहीं, समाज तो चाहता था बदलाव इसलिए ऐसा हुआ। जैसे ही किताब कहती है मेजी पुनर्स्थापना का वह दौर था जब समाज को उथल पुथल में झोंक दिया गया, नए नए विचार आए, नए नए संबंध बने, लेकिन ये सब चीज़ें घुल मिल नहीं पाई। लोग अपने हितों को ध्यान में नहीं रख पा रहे थे, और जो विदेशी ताकतें थी वो जापान के हितों पर क्या कर रही थी, बदलाव ला रही थी। परिणाम ये रहा कि लोगों में बदलाव आया। इधर जो तोकुगावा परिवार था उसके लिए चिंता का विषय ये था कि समाज को व्यवस्थित कैसे किया जाए, लोगों को बचाए कैसे जाए। लेकिन जो मेजी शासन था
वो ये चाहता था कि एक देश को संपन्न कैसे बनाया जाए और एक देश की सेना को सशक्त कैसे किया जाए। यानी कि जहाँ तोकुगावा काल जो था, तोकुगावा परिवार था, ये समाज को व्यवस्थित करना चाहता था, लोगों को बचाना चाहता था विदेशियों से। लेकिन वहीं मेजी ने क्या करा, मेजी पुनर्स्थापना में ये हुआ कि ये कहते थे एक संपन्न देश सशक्त सेना। यानी कि अगर हमें जापान को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत करो और उससे जो पैसा मिले उससे एक सेना पर खर्चा करो और वो सेना ही हमें सुरक्षित कर सकती है। जापान का परिवर्तन ऐसा वैसा नहीं था। जापान का परिवर्तन सर्वसम्मति से था। जनता भले ही मतभेदों में बटी हो लेकिन जनता एकजुट थी विदेशियों के खिलाफ। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, हमारे भारत में जनता में मतभेद रहते हैं। देखो मतभेद हर जगह रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है विदेशियों के खिलाफ हम बढ़ जाएं। लेकिन जापान के लोग विदेशियों के खिलाफ बटे नहीं, बल्कि वो एक हो गए। जैसे कि JW हेल ने यही बताया है कि जापान के लोग एकजुट हो गए। सामाजिक और राजनीतिक विरोधी भावनाएं तो थीं, लेकिन फिर भी वो लोग एकजुट हो गए। किसानों की क्रांतियां हुई, बुजुर्ग क्रांतियां हुई, हमले हुए। किसान और व्यापारी दोनों ने मिलकर विदेशियों पर हमले किए। रूसी इतिहासकार आई लेस्यू ने लिखा भी है 1868 से लेकर 1873 के बीच में जापान में 200 किसान विद्रोह हुए थे। तो जापान में एक क्रांति हुई जिसकी वजह से मेजी शासन आया। ये माना जाता है कि जो ये विद्रोह हुए हैं इनमें लगभग 3556 लोग मारे गए हैं, 3804 घायल हुए हैं। और चीन और जापान का जो युद्ध हुआ था उसमें 5417 लोग घायल हुए थे और मारे गए थे। तो ऐसे में जब संघर्षों में इतने लोग मारे गए तो ये कोई युद्ध से कम था क्या? यानी कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि जो फ्रांस में जो जापान में ये जो मेजी पुनर्स्थापना हुई है इसके पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन और बहुत बड़ा संघर्ष था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, जो कि इतिहास में दबा दिया जाता है। खैर कुछ भी हो, आज हम बात करें जापान की तो सभ्यता और पश्चिमीकरण पर टकराव पर जोर दिया जाता है। जनता के लोकतांत्रिक संघर्ष और उनकी रचना के बारे में बात किया जाता है। आज भी बड़े पैमाने पर तर्क दिया जाता है कि मेजी पुनर्स्थापना में आम लोगों की आशाएं क्या थीं, क्या आम लोगों की आशाएं पूरी हुई, क्या परंपराएं वैसी की वैसी रहीं या जबरदस्ती लोगों पर चीजें थोप दी गई। क्या मेजी पुनर्स्थापना से सिर्फ जापान को प्रॉफिट मिला या फिर वहां की साधारण जनता को भी कोई प्रॉफिट मिला? ऐसे सवाल लगातार जापान पे लगे हुए हैं और इन सवालों का जवाब चौथा चैप्टर आपको दे देगा। आज आधुनिक जापान में आधुनिकता की डिमांड्स होने लगी, आम लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आने लगा और शायद यही सब था मेजी पुनर्स्थापना का कारण। खैर निष्कर्ष देने पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि मेजी पुनर्स्थापना ने जापान के लिए नए युग की शुरुआत तो कर दी। जापान के सफल बदलाव के लिए जो है मेजी पुनर्स्थापना को एक श्रेय दिया जाता है। मेजी पुनर्स्थापना यानी कि मेजी शासनकाल ने जापान के लिए क्या किया, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाए, आर्थिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाए, ये सब चीज़ें हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है जिसमें ये बताया गया है कि तोकुगावा का पतन हुआ, नई सामाजिक शक्तियों का निर्माण हुआ, सामुराई व्यापारी और किसानों की जो बढ़ती समस्याएं थीं जिसके परिणाम था मेजी पुनर्स्थापना हुई, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बड़े बड़े नारे दिए गए और फाइनली जापान को एक बड़ी महाशक्ति के रूप में बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो मेजी काल को ही जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कब भाई, चैप्टर नंबर 4 में। आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चीज़ें थोड़ी सी टफ है, रीज़न ये है कि हम दूसरे देश के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ड्स भी कुछ अजीब से हैं, बट मेरी कोशिश है कि इन्हें आसान आसान सी लैंग्वेज में समझाया जाए। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 4 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।